दोस्तों इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बहुत सारे लोग आप देखते होंगे बैंक में बहुत सारी लेन देन करते हैं। कुछ लोग आप देखते होंगे कि पूरे साल भर में लोगों को खुद नहीं पता होता कितना वो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, लोग अनलिमिटेड एफडी करते चले जाते हैं, कभी साल में 15 लाख की भी एफडी करा देते हैं, 10 लाख से ऊपर की भी एफडी करा देते हैं। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं है भी। इस वीडियो में ना हम इनकम टैक्स के क्या क्या रूल्स है वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स बताऊंगा कि जो चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आपके पास कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जी बैंक में आरबीआई के क्या रूल्स हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है, रील्स कह लो या कुछ भी कह लो आजकल इंटरनेट पे, कि काफी ज्यादा कि क्या 2 से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाने चाहिए क्या। तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे कि आरबीआई के क्या रूल्स हैं, एक्चुअल रूल्स क्या है कि हम मैक्सिमम कितने सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या कवर करेंगे कि बैंक में पूरे साल भर में हम मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट कितने की करवा सकते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि बैंक में जाके, ब्रांच में जाके जब हम कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिनका खुद का बिजनेस है। और बिजनेस भी ऐसा है कि जैसे मान लो किसी की किराने की दुकान है या डिपार्टमेंटल स्टोर है, कुछ भी है, जिनका कैश में लेन देन बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोग आए दिन कभी ब्रांच में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए, कभी कैश विड्रॉ करने के लिए। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के क्या रूल्स है कि हम साल भर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ठीक है जी। ऐसे ही यूपीआई ट्रांजैक्शन आज की डेट में हर बंदा, मतलब आप समझ के देखो, मैं मेरे दोस्त से पैसे ले रहा हूं फिर किसी को आगे भेज रहा हूं। एक एग्जांपल लो कि मान के चलो कि मेरी साल भर की कमाई 5 लाख रुपए ही है। कभी मैं मेरे दोस्त से 1 लाख रुपए ले रहा हूं, कभी 2 लाख ले रहा हूं, फिर उसे आगे ट्रांसफर कर दे रहा हूं। मैंने अपनी कमाई दिखा रखी है सिर्फ 5 लाख रुपए और मैं अपने खाते में साल भर में लेन देन कर रहा हूं 10-15 लाख रुपए का। तो क्या मेरे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा क्या? तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन लोग धड़ाधड़ करे चले जा रहे हैं। इसके भी रूल्स देखेंगे कि यूपीआई जो हम अपनी गूगल पे, फोन पे, इस पे कितना पैसा ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ठीक है। और फिर लास्ट में क्रेडिट कार्ड। मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे 18-20 साल के जो बच्चे हैं वो क्रेडिट कार्ड से ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बिजनेस चला के बैठे हैं। मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, अमेजोन से मोबाइल फोन लगाएंगे, वो मान लो 45,000 रुपए का मोबाइल फोन है, अमेजोन से ऑफर लगाएंगे क्रेडिट कार्ड का यूज करके, मान लो वो 42,000 रुपए का आपको पड़ गया। फिर इसे एक ओपन मार्केट में दुकानदार को बेच के आएंगे, फिर उससे जो कैश मिलेगा आपको वो कैश अपने सेविंग्स अकाउंट में डलवाएंगे, फिर उसके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे और फिर दोबारा फोन ऑर्डर करेंगे। ये पूरा का पूरा 2 नंबर में बिजनेस चला रखा है। तो इसकी भी लिमिट देखेंगे। समझो ये पूरा का पूरा एक लूप होल है। खैर, इसके अंदर मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड कितना आपको यूज करना चाहिए ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ये 5 जो पैरामीटर्स हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझा दूं। ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, कैश से शुरू करते हैं। ठीक है। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए काम की चीज है कि जिनका बिजनेस है, जिनकी दुकानें हैं। एक तरह से अधिकतर उन लोगों का ऐसा होता है कि ठीक है, आज 10,000 रुपए का काम हो गया, आज 20,000 रुपए का काम हो गया, घर पे मेरे को 2,000 रुपए ही चाहिए आज के खर्चे के लिए, 3,000, 5,000 जो भी है, ऊपर का पैसा जो है बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। या कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो बैंक से जाके विड्रॉ कर लिया। तो कैश डिपॉजिट और विड्रॉ जो लोग ज्यादा करते हैं उनके लिए ये एक तरह से बहुत काम की चीज है। ये क्या बोलता है कि पूरे साल भर में, अच्छा एक चीज और है, क्या ये जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये क्या मैं अपने मन से बताऊंगा क्या? ये पूरा का पूरा, एक बार मैं आपको ना स्क्रीन पे भी दिखाता हूं, ये ब्रोशर है पूरा का पूरा इनकम टैक्स का। ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां एक सेकेंड, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं, यहां सब कुछ लिखा हुआ है। देखो अभी मैं आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का बता रहा हूं। ठीक है। तो यहां पे देखो कैश डिपॉजिट की बात क्या लिखी हुई है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा आप पूरे साल भर में नहीं कर सकते कैश डिपॉजिट। कर सकते हो, अगर आप 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करोगे तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अच्छा, ये पूरी की पूरी ब्रोशर है। ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये बहुत बड़ा ब्रोशर है, आप पढ़ोगे। दूसरी बात ये है कि इसका जो निचोड़ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, तो कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए तक कर सकते हो, कैश विड्रॉल भी 10 लाख रुपए तक कर सकते हो, इससे ऊपर कर सकते हो। लेकिन अगर आप करते हो तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप चाहते हो कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इस झमेले में ही नहीं पड़ना चाहते, तो फिर आप ये समझ लो कि साल में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल मत करो। अब एक चीज और है, मान लो आपने किसी साल 20 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है तो आने दो।
ऐसा थोड़ी कि अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको जेल ही हो जाएगी। हाँ, बस ये है कि अब 20 लाख रुपए की आपने कैश डिपॉजिट कर दी फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, मान लो आपने लेट सपोज कैश डिपॉजिट किया, पहले 1 लाख रुपए किया, कभी 2 लाख रुपए किया, कभी 5 लाख रुपए किया, है ना, कभी ऐसे करके जो भी आपने 20 लाख रुपए टोटल कर दिया। अब इनकम टैक्स वालों को इस 5 लाख रुपए के ऊपर डाउट हो गया, तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे इस ट्रांजैक्शन का मेरे को ब्रीफ दे दो कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, आपने आईटीआर कितने की भरी। अगर तो आपने आईटीआर जो भरी है इनकम टैक्स रिटर्न्स वो जस्टिफाइड है, मतलब आप समझ रहे हो, पता लगे आपने आईटीआर भर रहे हो 5 लाख रुपए की और आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है 20-20 लाख रुपए, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो या तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो कि ये पैसा मेरा यहां से आया और यहां पे गया, ठीक है, आपके पास हर एक चीज के बिल हो, पक्के बिल हो, तब तो आप करो। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आप 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या 10 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ मत करो। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, मान लो कोई कहता है कि ठीक है मैंने तो साल भर में 8 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट करे, क्या अब इनकम टैक्स का नोटिस 100% नहीं आएगा? इसका जवाब है तब भी आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा की कर दी तब भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कैश डिपॉजिट कर रहा है, मान लो उसने पूरे साल भर में 8 ही लाख डिपॉजिट किए, उसने कुछ ऐसे किए, कभी 50,000 किए, कभी 1.5 लाख किए, कभी 1 लाख किए, कभी भी उसकी कोई ट्रांजेक्शन वन टाइम ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर की नहीं गई, तब तो नहीं आएगा। लेकिन मान लो उसने 8 ही लाख जमा किए लेकिन एक ट्रांजेक्शन उसकी 2.5 लाख रुपए की थी, तो ये ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर हो गई ना, सिंगल ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस आ सकता है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की मत करो अगर आप बचना चाहते हो तो, ठीक है। मान लो अगर आपको किसी को 3 लाख रुपए देने हैं तो आप एक काम करो, उसको 1,90,000 डाल दो और फिर एक बार 1,10,000 रुपए 2 बार भेज दो उसको पैसा, कुछ इस तरीके से, मतलब समझ गए, उसके अकाउंट में जाके जो पैसा है वो 2 बार क्रेडिट करवा दो। तो इस वे में कर लो फिर थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल ही बचना चाहते हो। अच्छा, एक सवाल और आता है, लोग कहते हैं कि कहाँ ही इनकम टैक्स की नोटिस आती है, मेरे पास तो आज तक नहीं आई। सिंपल सी चीज़ है ना, लेकिन एक चीज़ समझो, 150 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, वो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो ये आप भगवान का वो समझो कि आपके पास कभी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया। अगर आ गया, मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे किसी के पास आए, तो आप ये समझो अगर आ गया तो वो वहाँ पे ये नहीं चलता कि सॉरी मुझे पता नहीं था। पहली चीज़ तो आप समझो कि जो इनकम टैक्स है ना, वहाँ पे ये रूल नहीं है, मतलब भारत का जो कानून है वो ये नहीं कहता कि मुझे पता नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो बात को, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था, और हो सकता है कि आपको सच में ना पता हो, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे पता नहीं था। और वो बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं। आप समझो अगर लेट सपोज 5 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन है, राइट, उसका आपको नहीं पता, अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आई, कैसे गई, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास इस ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस आ गया। अब आपके ऊपर सीधा वो कहेंगे कि 60% से लेकर के 400% तक की पेनल्टी कुछ भी लग सकती है। भाई मिनिमम 60% तो पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम 400% तक पेनल्टी लग सकती है। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी नोटिस आए ना अगर आपके पास और उसका आपको कुछ नहीं पता, तो ये आपके ऊपर लग सकती है। मतलब समझो अगर 5 लाख की ट्रांजैक्शन के बारे में आपको नहीं पता, लेट सपोज, तो 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए से लेकर के 5 चौक 20 लाख रुपए तक, इसके बीच में आपको एक पेनल्टी लग सकती है। तो ये रूल्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो अब साल 2025 चल रहा है, ठीक है जी। अब कोई कहता है कि मैंने साल 2024 में कराए थे कैश डिपॉजिट 20 लाख रुपए कराए थे, टप गई लिमिट, ठीक है। बोले जी अब तो 2025 आ गया, अब तो अप्रैल भी आने वाला है ना, तो अब क्या नोटिस आएगा क्या मेरे को? नया साल हो गया, अब तो नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है, तो क्या अब मेरे पास नोटिस आएगा क्या? देखो अब सिंपल सा बात ये है, सिंपल सी चीज़ ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पिछले 8 साल की किसी भी ट्रांजेक्शन को उठा के उसके लिए आपसे एविडेंस मांग सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये चीज़ समझ जाओ, ये मत सोचना कि साल टप गया तो बला टल गई। पिछले 8 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से वो किसी भी ट्रांजेक्शन को उठा के जो है आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं और आपको नोटिस भेज सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जी क्रेडिट कार्ड से कितना हमारे को स्पेंड करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये क्रेडिट कार्ड को मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। एक्चुअल में वैसे अधिक कभी मैं इस टाइप की, मेरे को लगभग 5 से 6 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, मैंने कभी भी इस टाइप का सपोर्ट नहीं मांगा, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा सच में अर्जेंट है, ठीक है। मतलब एक मेरे नोन है, उसके जो फादर हैं लाइक, ठीक है, उनको रिसेंटली लास्ट ईयर साल 2024 में जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ था और स्टेज 4 कैंसर है उनको, राइट। तो
काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम में है और जो खर्चा है उनका वो 60 लाख रुपए है, ठीक है। अब फैमिली सब कुछ बेच बचा करके इस टाइम पे ऑलमोस्ट आई गेस 25 लाख रुपए उनके पास इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब सब कुछ। इसके बाद वो एक तरह से आप कह लो कि जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जो उनका बेटा है वो नॉर्मल गुड़गांव में जॉब कर रहा है, और जो मतलब ये जिनको कैंसर हुआ है उनका बेटा और उनकी बहू ये नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, कोई हाई फाई जॉब नहीं है। अब इनके पास 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है जी। टोटल खर्चा 60 लाख का है। 10 लाख रुपए और इनको उम्मीद है कि फैमिली से लेकर के कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, और 25 लाख रुपए का जो शॉर्टफॉल है इन्होंने मतलब मिलाप जो फंड रेजर है ना, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये मिलाप फंड रेजर है, ठीक है। ये इनकी पूरी डिटेल है, यहाँ इनके बिल वगैरह सब कुछ इन्होंने लगा दिए हैं। गुड़गांव फोर्टिस में जो है इनका इलाज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने 25 लाख रुपए इसको रेस किया, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 25 लाख में से 14,44,000 रुपए इनके डोनेशन से आ चुके हैं, राइट। तो ये जो मिलाप का लिंक है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख लेना प्लीज़ अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकें, क्योंकि देखो अपने लेवल पे मैंने ट्राई की, जो मेरा ग्रुप था थोड़ा बहुत जितना हो पाया, लेकिन जब एक ज़्यादा लोग मिलकर थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो लोगों के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता और अमाउंट भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो देख लेना, मतलब इसका लिंक ये है मिलाप का, यहाँ से डोनेट नाउ का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसके बाद मिलाप वैसे कोई पैसे खुद नहीं चार्ज करता, आई मीन जैसे कुछ एक फंड रेजर्स इनका बिजनेस कैसे काम करते हैं, ये जैसे कुछ एक फंड रेजर है, मिलाप की बात नहीं कर रहा, वो क्या करेंगे, मान लो आपने 1,000 रुपये डोनेट किया तो उसमें से 5% अपने पास अपनी फीस के लिए रख लेंगे, क्योंकि उनका भी खर्चा है ना, बाकी पेशेंट के पास जाता है। मिलाप एज सच कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ऑल्दो मिलाप बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे जब आप डोनेशन पे जाओगे ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा रहा है कि इंक्लूड अ टिप ऑफ 16%। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 2500 रुपये सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप कुछ भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इसने ऑटोमेटिकली, जैसे एक आसान एग्जांपल के लिए मान लो कोई 10,000 रुपये कर रहा है या 1,000 कर रहा है, ठीक है। तो 1,000 रुपये भेज रहा है, तो ये कह रहा है 16% यानी 160 रुपये मिलाप को दे दो, और बाकी पेशेंट के पास, मतलब पेशेंट के पास 1,000 जाएगा, 1,160 रुपये आपके कटेंगे, 160 मिलाप के पास जाएंगे। अगर तो आप मिलाप को भी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पेशेंट तक ही पैसे जाएं तो इसको यहां से बस अधर सेलेक्ट कर लेना, और यहां पे जो मिलाप की टिप है इसको आप 0 कर लेना, ठीक है। इसको 0 करोगे, फिर उसके बाद दोबारा ये कहेगा कि क्या बोलते हैं 5% डोनेशन करना चाहते हो। अब 5% करना चाहते हो मिलाप को तो येस रख लेना, अदरवाइज फिर इसको भी नो कर लेना। तो फिर अगर ऐसे करोगे तो 1,000 कटेंगे, 1,000 पेशेंट के पास जाएंगे। तो बस मैं सिंपल से ये बताना चाह रहा था कि आपकी चॉइस है कि आप मिलाप को भी कुछ पैसा देना चाहते हो कंपनी को कि वो ऐसा ही काम करती रहे तो दे सकते हो, अदरवाइज पूरा पैसा आप चाहते हो कि पेशेंट तक जाए तो फिर वो नो सेलेक्ट कर लेना। बट हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके जितना आप सपोर्ट कर सको वो आप प्लीज़ सपोर्ट करना। आई मीन मेरी खुद की बात हुई थी तो मैं खुद भी थोड़ा सा वो हो गया था, दिल बहल जाता है कि आई मीन यार जिसके ऊपर दुख आता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है परिवार के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, तो वो चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। खैर चलो वापस टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ रहे थे, ठीक है जी। तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड से हम कितना खर्चा करें साल भर में कि हमारे ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये चीज़ थी कि क्या बोलते हैं, देखो अब क्रेडिट कार्ड आपके पास है, अगर तो मान लो क्रेडिट कार्ड से आपने जो भी खर्चा किया, ठीक है, अभी इसका बिल पेमेंट आप करोगे, ठीक है। अगर तो आप बिल पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो आप ऑनलाइन ही पे कर रहे हो बिल, और साल भर में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो ऑनलाइन, तब आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड का बिल तो पे कर रहे हो, लेकिन बिल आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करके कर रहे हो, और अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करे तो उस केस में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का जो है नोटिस आ सकता है। तो ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज और है, एक सवाल और ये भी आता है कि मान लो कि मैं लेट सपोज मैंने 8 लाख रुपए का ही बिल पे किया क्रेडिट कार्ड का, लाइक मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया और बिल पे किया और पूरे साल भर में 8 लाख का ही क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, तो क्या अब मेरे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा? इसका जवाब है तब भी आ सकता है। उसका केस ये बैठता है कि मान लो आप ITR फाइल कर रहे हो 5 लाख रुपए की, ठीक है जी, 5 लाख की आप ITR फाइल कर रहे हो और क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हो आप 8 लाख रुपए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। आप कह रहे हो मेरी कमाई तो 5 लाख रुपए है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से मैं खर्चा कर रहा हूं 8 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स वाले ऑब्वियस ही बात है ना, कहेंगे भाई इसके अलावा दाल पानी राशन वगैरह कुछ भी तो खर्च करते होगे, और भी तो आपके खर्चे होंगे क्रेडिट कार्ड के खर्चे के अलावा। अच्छा, इसके अलावा बात यही जस्टिफाई नहीं हो रही कि आप कमा 5 लाख रहे हो और 8 लाख रुपए का खर्चा कर दे रहे हो, तो ये चीज जस्टिफाइड नहीं है ना। तो हर एक चीज को आपको नोट करना है भाई, या तो आपकी ITR ज्यादा हो, भाई आपकी ITR 10 लाख हो और क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर रहे हो 8 लाख रुपए, तब तो जस्टिफाइड है। लेकिन आपकी ITR कम है, क्रेडिट कार्ड से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आप समझो
मैं आपको स्टार्टिंग में भी यही बोला था ना कि इतने सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, बच्चे हैं छोटे छोटे 18-20 साल के, वो कर क्या रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये मोबाइल फोन लगाते हैं, ठीक है, अधिकतर मोबाइल फोन ही लगाते हैं अमेजोन से क्रेडिट कार्ड का यूज करके। मोबाइल फोन मंगाया, उस पर कुछ डिस्काउंट मिल गया, 50,000 का फोन है, वो मान लो 45,000 रुपए का इनको आ गया। ये दुकानदार के पास जाएंगे, कैश में उसको बेच देंगे, कैश में मान लो उसको बेच दिया 47,000 रुपए का। अब हुआ क्या, 2,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 47,000 रुपए दुकानदार इसको एक नंबर में तो देगा नहीं, ऑनलाइन तो पैसा देगा नहीं, दुकानदार इनको पकड़ा देता है कैश। अब ये क्या करते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड से इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आईटीआर तो ये लोग भरते ही नहीं, 5 लाख की तो दूर की बात, आईटीआर तो इनको पता ही नहीं, सारा बिजनेस ही सेविंग्स अकाउंट में चला के रखते हैं। दूसरी बात, एक तो क्रेडिट कार्ड में इतनी ज्यादा चर्निंग हो रही है, दूसरी बात ये जैसे ही पैसा कैश मिलता है ना, इसको अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर देंगे, सेविंग्स अकाउंट में जमा करने के बाद उससे क्रेडिट कार्ड का बिल भर देंगे, फिर दोबारा इस ट्रांजैक्शन को चलाएंगे। अब हो क्या रहा है कि एक तो कैश डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो रहा है, लगातार वहां से नोटिस आने के चांस बढ़ रहे हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, तीसरी बात करंट अकाउंट ही नहीं खुलवा रखा, सारी ट्रांजैक्शंस ही सेविंग्स अकाउंट में हो रही हैं। आप समझो जिस दिन गाज गिरेगी ना, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा ये बताने के लिए कि मैं बिजनेस ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ 2,000, आप सिर्फ 2,000 रुपए कमा रहे हो, सिर्फ 2,000 रुपए कमाने के चक्कर में आपने सारी की सारी साइकिल को 2 नंबर में घुमा रखा है। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम को? अगर आपको ये बिजनेस करना ही है तो आप करो, आप एक करंट अकाउंट खुलवा लो और एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड ले लो। आप सिंपल क्रेडिट कार्ड, भाई एक देखो, एक तो ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, जैसे मान लो अमेजोन, आईसीआईसी अमेजोन क्रेडिट कार्ड, एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस करने के लिए नहीं बने हैं, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए हैं। जिस दिन बैंक को भी पता चलता है ना कि आप इस क्रेडिट कार्ड का मिस यूज कर रहे हो या फिर इन क्रेडिट कार्ड से बिजनेसेस कर रहे हो, तो बैंक खुद भी क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है। ये गैर कानूनी है। आप समझो जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए होते हैं, ना कि बिजनेसेस के लिए होते हैं। बिजनेसेस के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए तो करंट अकाउंट खुलवाओ और करंट अकाउंट से फिर बिजनेस क्रेडिट कार्ड लो, उससे जो मर्जी करो। फिर आप समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ऐसे आंख बंद करके मत चलो। और एक चीज बताऊं, वो टाइम नहीं है कि आज की डेट में 2000 से लेके 2010 तक का टाइम नहीं है। धीरे धीरे आपको भी पता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। भाई देश में अगर पैसा चाहिए ना, तो एक बात बोली जाती है, कब तक सरकारें, भारत सरकार कब तक पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाइयां के भरोसे कमाइयां करती रहेंगी? क्योंकि देश की जो मेजर कमाई है आज वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो होता है ना, कि सरकार का कमीशन है कि पेट्रोल इतने का है और बी कितने का रहा है, तो बीच में सरकार मोटा टैक्स कलेक्ट करती है। तो यही बात बोली जाती है, कब तक देश इस पेट्रोल डीजल के टैक्स कलेक्शन से चलता रहेगा? आपको भी पता है कि करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सख्ताई की जा रही है लोगों के ऊपर कि ये 2 नंबर में काम ना हो। आज आप देखो ना, कितने सारे बिजनेसेस डिजिटल हो गए हैं। जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो भी जीएसटी के साथ बिल काटती हैं। तो समझो ये ज्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा। प्रॉपर बिजनेस करना है तो करंट अकाउंट खोलो, करंट अकाउंट खोलो, उसके अंदर ही ट्रांजेक्शन्स करो। तो ऐसे नहीं सस्टेन कर पाओगे ज्यादा लंबा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट। अब ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें इनकम टैक्स ये बोलता है कि साल भर में अगर आप एक ही साल में फ्रेश फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज्यादा की करते हो तो उस केस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरी चीज, अब एक सवाल ये आता है कि बहुत सारी भारत के अंदर फैमिलीज हैं, है ना, कि मान लो पूरे साल भर में 1.5 लाख रुपए की बचत की, है ना, मान लो मिडिल क्लास फैमिली है, साल भर में 4 लाख कमाया, खर्चा वर्चा हो गया, 1.5 लाख रुपए की बचत कर ली। ये बचत करी धीरे धीरे करके, ये 1.5 लाख रुपए की साल भर में एफडी हो गई हमारी, ठीक है जी। और मेहनती फैमिली है, कोई शराब नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई गलत कामों में नहीं है, तो सारा पैसा बचता है, ठीक है। धीरे धीरे करके मान लो 10 साल के अंदर इन्होंने 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, राइट। अब 15 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट पड़ा है बैंक के अंदर। अब मान लो ये 15 लाख रुपए रिन्यू हो गया, है ना, और रिन्यू हो गया और फिर जो है 15 लाख रुपए की एक फ्रेश फिक्स डिपॉजिट हो गई। मान लो साल 2025 तक हमारे पास, इनके पास 15 लाख रुपए थे, ये 15 लाख रुपए रिन्यू हुए और 15 लाख रुपए की एक नई एफडी बन गई 2025 में। अब सवाल ये आता है कि ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा के इन्होंने 10 साल में 15 लाख इकट्ठे किए, क्या इनके ऊपर भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? जी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और अभी इनकम टैक्स के जो नए रूल्स आए हैं उस हिसाब से तो जो साल में 12 लाख रुपए कमाएगा उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए, मतलब कमा 4 लाख रुपए रहे थे, 1.5 लाख रुपए बच रहे थे, तो ये तो पहले ही सिर्फ 4 लाख ही कमा रहे हैं साल में, तो इनके ऊपर तो
ये इनकम टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है, तो इनके ऊपर तो वैसे ही कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया ना, तो इसलिए इनके ऊपर कभी भी कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो इनके पास टोटल 15 लाख है और साल 2025 में ये 10 लाख रुपए की एक और एफडी करा देते हैं, तो फिर ये डाउट में आ जाएंगे कि ये पैसा कहां से आया, और फिर इनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये 15 लाख के लिए नहीं आएगा, ये 10 लाख की ट्रांजेक्शन के लिए आ सकता है कि जी ये पैसा कहां से आया। तो इसलिए मैं बोला कि फ्रेश अगर कोई फिक्स डिपॉजिट होती है, रिन्यूअल के ऊपर नहीं आएगा कभी भी, फ्रेश अगर कोई फिक्स डिपॉजिट होती है उसके ऊपर आ सकता है कि 10 लाख से ज्यादा की आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ठीक है, करवाओगे तो फिर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद यूपीआई लिमिट्स, कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत सारे दुकानदार भी देखते होंगे, ठीक है, आज भी, ठीक है, वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट नहीं खुलवाते, अपना सेविंग्स अकाउंट में ही एकदम से ट्रांजैक्शंस करवा के रखते हैं कि ये मेरा सेविंग अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड निकाल लेंगे और दुकान पे चिपका देंगे, राइट। अब इसके ऊपर ही ट्रांजैक्शन हो जा रही है, दिन की 50-50 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही। ये प्रॉब्लमेटिक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि कोई भी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई ले रहा है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। उसके लिए बेटर ये है कि करंट अकाउंट खुलवाए, करंट अकाउंट का क्यूआर कोड निकाले, फिर इसके अंदर चाहे दिन की 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन ले, चाहे 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन ले, कभी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में अगर आपने बिजनेस चला रखे और 10,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन सिंगल डे में ले रहे हो, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट हम कितने खुलवा सकते हैं, ये बड़ा जरूरी सवाल है। आरबीआई क्या बोलता है, देखो सिंपल सा ये रूल है। आरबीआई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप 1 अकाउंट खोलो, 2 अकाउंट खोलो, चाहे 50 अकाउंट खोलो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग रील्स बनाते हैं कि 2 अकाउंट से ज़्यादा नहीं खोलने चाहिए, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स लगते हैं बैंकों के ऊपर, और आरबीआई ये बोलते हैं मेरी तरफ से 1 खोलो, 2 खोलो, 50 खोलो, मुझे कोई परवाह नहीं है, और ना ही आपके ऊपर इस वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि आपके 50 सेविंग्स अकाउंट है। सेम रूल अप्लाई होता है क्रेडिट कार्ड पे। आरबीआई ये भी बोलता है कि कोई भी कस्टमर भले 1 क्रेडिट कार्ड रखे, 2 रखे, चाहे 50 रखे, इससे उसको फर्क नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कितना यूज करना है, कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, वो रूल्स एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप उस दायरे के अंदर रह के भले ही 50 क्रेडिट कार्ड रखो, इससे आपको कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, बात आती है सेविंग्स अकाउंट की। आरबीआई ये बोलता है मान लो किसी ने 50 सेविंग्स अकाउंट रखे हैं ना, तो इसके ऊपर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पैसा लेन देन का कहीं बाहर से आ रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज की वजह से आ रहा है, कोई स्मगलिंग का पैसा आ रहा है। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लो 25,000 रुपए कमा रहे हो, राइट, 25,000 रुपए कमा रहे हो, आप कहते हो मैं तो 5,000 रुपए इसमें रखूंगा, हजार अलग अलग अकाउंट में रखूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ईमानदारी का पैसा है, एकदम प्योर साफ पैसा है, क्लीन पैसा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भले ही 50 अकाउंट रखो, उसमें आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे आइडली 2 या 3 अकाउंट होने चाहिए, मतलब इवन 3 भी रहने दो तो 2 अकाउंट्स ही इनफ होते हैं। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, एक का सर्वर काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम में आ जाता है ना। ऐसे ज्यादा से ज्यादा 3 खोलो, इससे ज्यादा तो मैं भी कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर मेंटेन करना, अब एक चीज है ना, मान लो किसी के अंदर 10,000 रुपए बैलेंस मेंटेन करना है, कोई जीरो बैलेंस है ना, या फिर मान लो अगर डेबिट कार्ड है तो तीनों के डेबिट कार्ड मिलेंगे, हर किसी की 200 रुपए फीस है, किसी की 500 रुपए फीस है, तो जितने ज्यादा अकाउंट खोलोगे तो खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीज है। अच्छा, ज्यादा अकाउंट खोलने के फायदे भी हैं। मान लो किसी के पास टोटल 10 लाख रुपए हैं, वो एक ही अकाउंट में 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखता है, और मान लो उसके पास कोई गलत ओटीपी आ गया या लिंक विंक आ गया, उसने क्लिक कर दिया तो पूरा 10 लाख रुपए उड़ जाएगा। लेकिन यही उसने 10 लाख के 3.5 लाख रुपए एक में रखे हैं, 3.5 लाख एक में रखे हैं, 3 लाख एक में रखे हैं। मान लो ओटीपी या लिंक आ गया तो एटलीस्ट 3 लाख उड़ेंगे, बाकी के 7 लाख रुपए तो सेफ रहेंगे। इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स के बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें थी। अब इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी चीज डिस्कस की है, उम्मीद करूंगा कि अभी तक आपको सारी चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर देखो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे एक प्लीज पॉजिटिव कमेंट जरूर करना चाहिए, लिख देना दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, तो इससे जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आखिरी में वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार उसको देख लेना, मिलाप वाले को एटलीस्ट, ताकि फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो अभी इस नोट के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।